दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छा, एक होमवर्क दिया था, जो सवाल क्लास में किया था ना, उसका FIFO कहा था, तो उसकी वैल्यूज बता देता हूँ। EP P1 106,000, न्यू मटेरियल 109,000 और कन्वर्जन 107,255। और FIFO है इसलिए न्यूमरेटर में सिर्फ करंट पीरियड कॉस्ट आएगी, तो पर यूनिट बन जाएगी 19.43, यानी 19.43, 11.01 और 13.05। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन तो आप बना ही लेंगे, फिर भी बता देता हूँ। BD आ जाएगा 180,000, फिर इस पर न्यू मटेरियल लग रहा है 3,000 इंटू 11.01, कन्वर्जन लग रही है 1,800 इंटू 13.05, और जो स्टार्टेड एंड कम्प्लीटेड हैं वो 103,600 यूनिट्स हैं। इनको तीनों रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4505,564 बन जाएगा। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, न्यू मटेरियल इसमें नहीं लगा, P1 लगा हुआ इस पर वही 350 इंटू 31.21, और कन्वर्जन नए रेट पे और क्लोजिंग में तीनों ही नए रेट है। अच्छा, ये काम तभी करना है अगर लॉसेस बिफोर न्यू मटेरियल एडिशन है, तो ये मैंने उसी के लिए बात लिखाई थी, लॉसेस आफ्टर वाले के लिए बात नहीं है। अच्छा, और क्या पूछा था? और आपने क्या पूछा था? वो इंस्पेक्शन में पूछा था कि इंस्पेक्शन यूनिट्स। हाँ, मैंने लास्ट क्लास में एक बात की थी कि जब इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकाल रहे होंगे और न्यू मटेरियल एडिशन जिस स्टेज पे होता है और इंस्पेक्शन स्टेज बराबर हैं, दोनों ही 60% हैं, तो फिर पहले लॉस हो रहा है कि पहले नया मटेरियल आ रहा है? सवाल वाला इंशाल्लाह बताएगा। अगर नहीं बताएगा तो पहले लॉस हो रहा है, उसके बाद ही नया मटेरियल डालना है, अदरवाइज तो दोनों की परसेंटेज से पहचानना है। मैं ये बात कर रहा हूँ अगर दोनों बराबर थे तो। अच्छा, और किसी ने ग्रुप में पूछा था कि ये जो मैंने लॉसेस बिफोर वाले में बताया, इसमें किसी ने पूछा था कि अगर एबनॉर्मल गेन हो तो, अभी तो एबनॉर्मल लॉस डाला था सवाल में, एबनॉर्मल गेन हो तो कुछ नहीं, वैसे ही होगा। मैंने आपको जो फार्मूला बना के दिया है उसमें मैंने ट्रांसफर्ड इन माइनस एक्चुअल लॉस लिखा है, तो चाहे गेन हो चाहे लॉस हो, फार्मूला यही है। तो ये फार्मूला मैंने कंप्रिहेंसिव लिख के दिया हुआ है, गेन हुआ चाहे लॉस हुआ इसी में कवर हो जाएगा। अच्छा जी, बस ये केस 2 डन। और इसी का ना एक और जो एग्ज़ाम में टेस्ट हुआ था वो सवाल होमवर्क है, और उसका सोल्यूशन वो तो कल ही मिलेगा। सोल्यूशन तो वो है ICAP वाला है, लेकिन वो बड़े मुश्किल तरीके से हुआ हुआ है। एंड रिजल्ट तो उसका ठीक ही है, लेकिन मैंने जिस तरीके से सिखाया उससे डिफरेंट तरीके से हुआ हुआ है। एंड आंसर तकरीबन वैसे ही है, लेकिन मुश्किल हो जाएगा। सर वो आप जो इसकी जो है ना ये लिंक है गूगल ड्राइव का, वो आप नीचे साथ लगा दें वीडियो के नीचे। गूगल ड्राइव कौन सी? ये लिंक होगा ना, जो एक PDF का जो लिंक होगा वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप फोन को लिंक है ना पेस्ट कर दें। अच्छा, वहाँ फोन कॉपी कर लेंगे। कल भी वो ऑडिट के नोट्स थे, वो चैप्टर 7 पे, तो वो जो TA था उसने कमेंट सेक्शन में ना गूगल ड्राइव का लिंक था ना, वो उसने पेस्ट कर दिया, तो वहाँ से बच्चों ने डाउनलोड किया। अच्छा, असल में ना नलायक आदमी IT में मैं या खुद ही जब वो हो जाए, जब वहाँ अपलोड हो जाए, आप खुद ही जाके कमेंट में वो आप लिंक कर देंगे। मैं IT वाले को दे देता फाइल। हाँ, ये साथ में आपको कर देंगे। हाँ जी, ये सोल्यूशन अभी पता चला है मुझे, तो ये आपको ना वहाँ कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा इसका। तो इसका सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ। ICAP के सोल्यूशन से मुझे इख्तलाफ कोई नहीं है, बस जिस तरीके से सिखाया होता है, जिस फॉर्मेट से, वो उससे बहुत डिफरेंट बना हुआ है और मुश्किल हो जाएगी इंटरप्रेट करना। एक सवाल वैसे मुश्किल, ऊपर से अगर आप एक नए फॉर्मेट से देखेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो ये है जी स्प्रिंग 2010 का क्वेश्चन नंबर 3। ये जो अभी तक का आखिरी काम किया था ना, ये उस पर बना हुआ सवाल है।
स्प्रिंग 10 क्वेश्चन नंबर 3 स्मार्ट प्रोसेसिंग लिमिटेड। इसका सोल्यूशन मैंने दिया है आपको, और ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं ये मैंने आपके कोर्स में रख दिया है, ये साथ में लेक्चर 41। मेरे दिए हुए सोल्यूशन को लिफ्ट करा दिया करो ना यार। ग्रुप में बच्चे सवाल पूछ रहे होते हैं वो आईकेप का सोल्यूशन दिखा के कि सर इसमें ये कैसे हुआ हुआ है। बस उनको आईक्यू पे वो नहीं यकीन होता तो चलो खैर है, लेकिन जो सोल्यूशन दिया होता है उसको लिफ्ट करा दिया करें। ठीक है जी, स्प्रिंग 10 क्वेश्चन नंबर 3 स्मार्ट प्रोसेसिंग लिमिटेड, ये होमवर्क है। अच्छा, और जो लोग लेक्चर मेरे से पढ़ते हैं उधर गुलबर्ग में सुबह 8:30 बजे, तो वो भी कर ही लेंगे अगर करना चाहेंगे तो। अगर करने वाले होंगे तो आप कर लेंगे होमवर्क, क्योंकि लेक्चर आप तक पहुंचेगा तकरीबन शाम 6 बजे के करीब, तो अगर आप करना चाहेंगे तो कर लेंगे। केस 2 बस ख़त्म। केस 3 ये बगैर सवाल के भी टपा सकता हूँ मैं, लेकिन चलो चला देता हूँ सवाल इसका। केस 3 ये है कि न्यू मटेरियल कॉस्ट इनकर तो हो रही है, बट नो इंक्रीज इन क्वांटिटी। यानी न्यू मटेरियल कॉस्ट तो आ रही है लेकिन एज सच यूनिट्स नहीं आ रहे। ये क्या बात हुई? अच्छा सवाल है, ये क्या बात है। अभी तक जितने सवाल कराए थे ना उसमें यह था कि जो रॉ मटेरियल की क्वांटिटी है वही फिनिश गुड्स की क्वांटिटी है, कि इतने किलो मटेरियल आएगा, इतने किलो और ऐड होगा तो प्रोडक्ट इतने किलो बन रहा होगा, इतने लीटर्स मटेरियल आएगा, इतने लीटर्स उसमें से आउटपुट होगा। अभी तक जितने सवाल कर रहे थे उसमें आउटपुट और इनपुट यानी मटेरियल और प्रोडक्ट, इनकी क्वांटिटी मेजरमेंट सेम है, यानी दोनों किलोज में है, दोनों लीटर्स में है। बहुत ज़्यादा कॉमन तो नहीं है इस चैप्टर में। हाँ, वेरिएंस जब पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे ही हुआ करेगा। एक चैप्टर पढ़ना है वेरिएंस, उसमें ऐसे ही होगा जैसे बताने लगा हूँ, लेकिन प्रोसेस वाले चैप्टर में ये बहुत कम चांस है जो अब बता रहा हूँ। ज़्यादा चांस ये है जो अब तक पढ़ रहे थे, वो ये कि प्रोडक्ट के मेजरमेंट यूनिट्स कुछ और होंगे, मटेरियल के कुछ और होंगे। जैसे प्रोडक्ट का मेजरमेंट यूनिट होगा 200 चेयर्स, अब वो यूनिट्स चेयर्स है, नंबर ऑफ चेयर्स, जबकि उस पर लगने वाला मटेरियल इतने गज कपड़ा, इतने किलो मेटल, इतनी शीट्स लकड़ी की। तो मटेरियल की मेजरमेंट कुछ और है, प्रोडक्ट की मेजरमेंट कुछ और है। इसी तरह से 500 फुटबॉल्स, ये प्रोडक्ट की मेजरमेंट हो गई, और उसके लिए जो मटेरियल डल रहा है वो डल रहा है जी 150 गज का चमड़ा। अब चमड़े यानी लेदर रॉ मटेरियल, उसकी मेजरमेंट कुछ और हो रही है, प्रोडक्ट की कुछ और हो रही है। तो अगर ऐसा मामला हो जाए तो जो क्वांटिटी स्केड्यूल बनता है वो फिर किसके हिसाब से बनेगा? नंबर ऑफ चेयर्स के हिसाब से बनेगा या किलो के हिसाब से बनेगा? नंबर ऑफ चेयर्स। हाँ, जो क्वांटिटी स्केड्यूल बनेगा फिर वो प्रोडक्ट के मेजरमेंट यूनिट्स के हिसाब से बनेगा। यानी वो इस तरह से बनेगा कि इनपुट 100 चेयर्स को बनाने के लिए मटेरियल इन हुआ, तो इनपुट में जो 100 आ रहा होगा वो 100 किलो आ रहा होगा? नहीं, वो 100 चेयर्स, उनमें से 10 चेयर्स का सामान बनते बनते खराब हो गया, बाकी 90 चेयर्स फिर अगले प्रोसेस में गई। तो जो क्वांटिटी चल रही होगी ना, क्वांटिटी स्केड्यूल के अंदर जो यूनिट्स होंगे वो प्रोडक्ट के यूनिट्स होंगे। और इस सवाल को आप कैसे पहचानेंगे? इस सवाल को ऐसे पहचानेंगे कि नया मटेरियल होगा, उसमें यूनिट्स कोई नहीं होंगे। अभी इसका एक सवाल भी करा देता हूं सादा सा। इसकी मिसाल ये है कि प्रोसेस 1 में जो लेदर इन हुआ ये 500 बॉल्स का लेदर था। अब लेदर थोड़ी बॉल्स में मेजर होता है, 500 बॉल्स हैं, फुटबॉल्स हैं, बास्केटबॉल्स हैं। फिर प्रोसेस 2 में ये चमड़ा, इसकी कटाई हुई, फुटबॉल है, चलें फुटबॉल्स। अब इसके बाद छोटे छोटे पीस कटेंगे। फिर अगले प्रोसेस में जो ये कटे हुए पीस गए, इनकी शायद स्टिचिंग हुई। फिर उससे अगले प्रोसेस के अंदर P3 में फाइनल प्रोडक्ट फुटबॉल्स बन गए। क्या इस तरह लॉसेस नहीं हो रहे होंगे? नहीं हो रहे होंगे। 500 फुटबॉल्स का लेदर इनपुट, कटाई करते करते कुछ साइज मेजरमेंट्स खराब हुई और 500 फुटबॉल्स का जो लेदर इन किया था उसमें से 490 फुटबॉल्स का आगे कटे हुए पीसेस आगे गए, तो 10 फुटबॉल्स का लॉस हो गया ना। अब लॉस हुआ चमड़े का है, लेकिन गिनने में क्या गिना जा रहा है कि 10 फुटबॉल्स का चमड़ा गायब हो गया। अब वो 490 फुटबॉल्स के कट पीसेस, अभी तक फुटबॉल नहीं है
लेकिन क्वांटिटी का हिसाब क्या रखा जा रहा है कि 490 फुटबॉल्स के जो कट पीसेस थे वो इधर इन हुए। फिर यहां पर हुई स्टिचिंग, उस स्टिचिंग के दौरान भी कुछ चमड़े इधर उधर कट पिट गए, तो वो जो फुटबॉल्स बने उनमें से फिर 20 ज़ाया हो गए। तो अब यहां पर जो आगे प्रोसेस में अगले प्रोसेस में गए, ये गए 470 फुटबॉल्स। तो क्वांटिटी क्या चल रही है? प्रोडक्ट की। अच्छा, अब ऐसे में नया मटेरियल कैसे लग रहा है? लेदर रॉ मटेरियल था, डायरेक्ट मटेरियल था, फिर इस यहां पर आके या शायद यहां पर आके इसमें एक ट्यूब डलनी है, तो वो ट्यूब जिसमें हवा भरी जानी है, तो वो ट्यूब भी डायरेक्ट मटेरियल है। वो न्यू मटेरियल नहीं है? नहीं, वो भी डायरेक्ट मटेरियल, न्यू मटेरियल भी डायरेक्ट मटेरियल ही होता है ना। हम इस प्रोसेस वाले चैप्टर में मटेरियल जब भी बोल रहे हैं तो डायरेक्ट मटेरियल है, क्योंकि इनडायरेक्ट तो एफओएच में कवर्ड है। तो अब प्रोसेस 2 में जब ट्यूब्स ऐड होंगी, यहां पर हमने ट्यूब्स ऐड कर दी, तो उनकी फिर एक कॉस्ट आ रही होगी। ट्यूब्स ऐड होने से नंबर ऑफ फुटबॉल्स पे क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 490 फुटबॉल्स का कट हुए हुए पीसेस प्रोसेस 2 में आए थे और इनकी सिलाई होनी थी और उसमें ट्यूब ऐड होनी थी। अब वो जो नई ट्यूब्स ऐड हुई हैं वो कॉस्ट तो इनकर हो रही है और है भी वो मटेरियल कॉस्ट, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ रहा फुटबॉल्स की क्वांटिटी पे। ये वाला केस है जो पढ़ा रहा हूं। केस में एक नई मटेरियल कॉस्ट जरूर आ रही होगी, लेकिन उससे कोई यूनिट्स में इजाफा नहीं हो रहा होगा, क्योंकि यूनिट्स तो वही है जो प्रोडक्ट के चलना शुरू हुए थे। इसी तरह से फुटबॉल की मिसाल दी है, मैं चेयर की मिसाल दे देता हूँ। 100 चेयर्स का मेटल इन हुआ, यहां पर उसके कट पीसेस होने थे, अगले प्रोसेस में आके उसकी वेल्डिंग होनी थी और पूरा ढांचा बन जाना था। फिर इसी प्रोसेस में ढांचा बनने के बाद उस पर पेंट होना था, फिर अगले प्रोसेस में पेंट होने के बाद उसके ऊपर कपड़ा ऐड होना था, फोम और कपड़ा। तो वो फोम और कपड़ा भी तो डायरेक्ट मटेरियल है ना, लेकिन क्या फोम और कपड़ा ऐड होने से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रही हैं? तो मटेरियल कॉस्ट इनकर हो रही है, लेकिन क्वांटिटी में नहीं इजाफा हो रहा। फिर अगले प्रोसेस में जाके उसमें वो जो लकड़ी का वो आर्म रेस्ट होता है वो ऐड होना था, तो वो भी डायरेक्ट मटेरियल है, उससे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रही हैं? नहीं, लेकिन अगले प्रोसेस में एक मटेरियल कॉस्ट इनकर हो रही होगी, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बढ़ रही होगी। ये केस 3 है, और इसकी पहचान यही है कि न्यू मटेरियल होगा लेकिन उसकी यूनिट्स एज सच कोई नहीं होंगे। यहाँ पे ये जो हुआ है 490 में 10, ये प्रोसेस 1 का लॉस था। अब नॉर्मल था, अब नॉर्मल था, जो भी था लॉस था। इसी तरह से हो सकता है कि कुछ फुटबॉल्स के जो कट पीसेस थे वो अभी सिलाई मशीनों में थे और मंथ एंड हो गया, तो वर्क इन प्रोसेस भी हो सकते हैं, लेकिन वो लॉसेज वर्क इन प्रोसेस नंबर किस चीज़ का होगा? प्रोडक्ट का। कि 5 फुटबॉल वर्क इन प्रोसेस हैं, 10 फुटबॉल ज़ाया हो गए, 12 फुटबॉल नॉर्मल ज़ाया होने थे, 2 अब नॉर्मल गेन हो गया, तो वो जो क्वांटिटी चल रही होगी वो प्रोडक्ट की चल रही होगी। तो इसलिए इस नए मटेरियल की ऐसा कोई क्वांटिटी नहीं बताई जा रही होगी। अब तीनों केस मिलाता हूँ। केस 1 में मजीद कोई मटेरियल ऐड नहीं हो रहा था, केस 2 में नया मटेरियल ऐड हो रहा था, लेकिन इन दोनों के अंदर मटेरियल प्रोडक्ट की क्वांटिटीज एक ही जैसी थी, किलो किलो, लीटर लीटर। केस 3 में नया मटेरियल ऐड हो तो रहा है, लेकिन क्वांटिटेटिव डाटा किसका है? प्रोडक्ट का। और नया मटेरियल ऐड होने से प्रोडक्ट की क्वांटिटी पे नहीं फर्क पड़ रहा। ज्यादा हो गई चीजें, बस रिवीजन करते रहें, बार बार इनको दोहराते रहें, फिर रहेगा काबू में ये चैप्टर। अच्छा, क्योंकि मैं एक एक करके ईपी में पॉइंट लिखवा चुका था, तो अब मैंने इसमें इकट्ठे ही सारे, इसका मैं पूरा ईपी बना देता हूँ। वही जैसे एक चार्ट बनाता हूँ ना, इसका मैं 1 गो में सारा ईपी बना देता हूँ। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के बारे में कुछ नसीहतें। वो सिर्फ इसी केस के लिए होंगी क्या? हाँ, इसी की, यही केस 3 बता रहा हूँ, केस 3 सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा, अब भी चूंकि मटेरियल डिफरेंट तरह का है, तो पर यूनिट कॉस्ट अलग अलग निकल रही होगी। यानी अब भी हम 3 ईपी के कॉलम बना रहे होंगे, अब भी कॉस्ट पर यूनिट 3 निकल रही होंगी। अब मैं आपको ना ईपी एक टेबुलर फॉर्मेट में सिखा रहा हूं, क्योंकि इसमें वो मसाइल नहीं है जो पहले थे, तो उनमें फिर एक एक करके कॉन्सेप्चुअली समझाना था, सवाल कराना था। इसमें अब वो मसाइल नहीं है, ये सवाल करने में ही आसान है। FIFO हुआ तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की लाइन होगी और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड की लाइन होगी। और वेटेड एवरेज हुआ तो बस कंप्लीटेड की लाइन होगी। ये तीनों में आया करते हैं और पूरे
और ये भी तीनों में आया करता है पूरा पूरा। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस P1 कॉलम में आता है, नहीं आता, अब भी नहीं आएगा। न्यू मटेरियल में अगर वो बताया होगा स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे डिपेंड करता है। अच्छा आएगा तो मुकम्मल ही आएगा। वरना नहीं आएगा। और इसमें स्टेज ऑफ कंप्लीशन और इसके लिए क्या लिख लूँ, वही जो पहले लिखा था, क्या लिखा था? स्टेज ऑफ कंप्लीशन लेस देन के ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू फिर सोच लें। लेस देन है तभी तो पिछले महीने इसमें ऐड नहीं हुआ था, अब होगा आके। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस P1 में आएगा ही आएगा। न्यू मटेरियल में देखना पड़ेगा, तो आएगा तो सारा आएगा। और क्या देख लें इसके लिए, ओनली इफ स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। और कन्वर्जन में जैसे पहले आता था अब भी ऐसे ही आएगा। कौन सा वही वाले? और एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन की जो लाइन होती है, अब उतना मसला नहीं है, क्योंकि वो तो मसला था ना कि जो ज़ाया हो रहा है वो दूध है या मिल्क शेक है। अब तो जो भी ज़ाया हो रहा है वो कुर्सी ज़ाया हो रही है, तो इसलिए अब इतना मसला नहीं है। अब सिंपल सी बात यह है कि P1 कॉस्ट लगी है इस पर, या तो न्यू मटेरियल लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। या तो न्यू मटेरियल इसमें डल चुका हुआ है या नहीं डला हुआ है। कैसे? ओनली इफ लॉसेस अकर आफ्टर न्यू मटेरियल। और कन्वर्जन में जैसे होता है वैसे ही होगा। ये वाला केस पहले कभी आईकेएम में टेस्ट किए नहीं, लेकिन कर सकते हैं।
नोटेड? तो बताना यार, सवाल लिखें। अच्छा, इसमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के लिए नसीहत है और जो कॉस्ट पर यूनिट के लिए नसीहत है वो पुरानी वाली है कि नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू हुई तो क्या करेंगे, P1 से लेस कर देंगे। वो पुरानी वाली बात ही है। लिखें सवाल इसके लिए एक ऐसी अखलाकन लिख लें। अच्छा, पुरानी वाली से मुराद बिल्कुल पुरानी वाली कि P1 में से लेस होगा बस। अच्छा जी, सर इसमें नहीं वो इंस्पेक्शन वगैरह क्या ये वो इसमें भी हो सकता है इंस्पेक्शन का केस हो के यूनिट नए के यूनिट्स नहीं आ रहे ना इसमें, लेकिन न्यू मटेरियल ऐड हो रहा है, लेकिन यूनिट्स कोई नहीं है ना। इंस्पेक्शन में इस पे मसला नहीं है, इंस्पेक्शन वही पुरानी वाली चलेगी। इस पे इंस्पेक्शन हो सकती है कि देखिए नए मटेरियल के क्या यूनिट्स आ रहे हैं, नहीं आ तो फिर ये तो मसला ही नहीं रहा ना कि नए के यूनिट शामिल करने के नहीं करने। नए के यूनिट्स ही कोई नहीं है, यूनिट्स तो वही है जो पहले आ रहे थे। तो जो पहले इंस्पेक्शन का तरीका पड़ा हुआ वही है, जा कह लें जैसे केस 1 में कर रहे थे, यस सर। बस इनपुट की जगह ट्रांसफर इन का वर्ड आ गया है। तो बस नए मटेरियल के जब यूनिट्स ही कोई नहीं है तो उसमें फिर ये भी नहीं देखना ना हमने कि नए के यूनिट्स लॉस से पहले हुए हैं या बाद में हुए हैं। जब यूनिट्स ही कोई नहीं है तो इंस्पेक्शन यूनिट तो होती ही यूनिट्स की वर्किंग है। तो इसलिए इंस्पेक्टेड यूनिट्स जैसे शुरू में पढ़े थे वही तरीका है। इसीलिए ना मैं चाह रहा हूँ कि एक गुजर जाए हाथ से, तो फिर मैं इसलिए सवाल लिखवा रहा हूँ उसका, वरना टेस्ट वेस्ट नहीं हुआ, मैं इसका सवाल लिखवा रहा हूँ। पहली से जुमला तो आता ही है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोसेस 2 फॉर द मंथ ऑफ May। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 3000 यूनिट्स, 3000 यूनिट्स, ब्रैकेट में लिखिए 45% कंप्लीट। अच्छा, अब चूंकि ये तो चलो मैंने न्यू मटेरियल डाल दिया ना बीच में, अगर न्यू मटेरियल ना भी डालना होता तो अगर ये प्रोडक्ट के यूनिट्स चल रहे होते, प्रोडक्ट के, तो ऐसा हो सकता था कि फिर वो प्रोडक्ट, क्योंकि यूनिट प्रोडक्ट के चल रहे हैं, तो मटेरियल की परसेंटेज 100% के अलावा कुछ हो सकती थी। क्योंकि हो सकता है वो उन कुर्सियों पे भी पूरा कपड़ा ना लगाओ, अभी थोड़ा लगा है, थोड़ा 15 मिनट बाद लगाएंगे। उस प्रोसेस में कपड़ा लगना था, लेकिन पहले फोम लगना था, फिर थोड़ी देर बाद उसी के ऊपर कपड़ा चढ़ना था। तो अभी वर्क इन प्रोसेस में सिर्फ फोम लगा हुआ है, तो उस पर मजीद मटीरियल लगना बाकी था ना, तो उस पर मटीरियल की परसेंटेज वर्क इन प्रोसेस में 100 से कम हो सकती है। लेकिन वो फिर प्रोसेस 2 में होगी ना। हाँ, प्रोसेस 2 में फिर वो बताएगा कि जैसे मैंने शुरू में एक दफ़ा ना सवाल कराया था, इन प्रोसेस में मटीरियल की परसेंटेज 100 से कम थी, तो ये उसी सूरत में ही हो सकता है जहाँ पर क्वांटिटी प्रोडक्ट की चल रही है। इसीलिए मैंने उस सवाल में डायरेक्ट मटीरियल के साथ यूनिट्स नहीं लिखवाए थे, अलहदा से इनपुट बताया था। तो ऐसा हो सकता है कि मटीरियल परसेंटेज वर्क इन प्रोसेस में 100 से कम हो, ये तभी होगा जब क्वांटिटी प्रोडक्ट की चल रही होती है। तो अच्छा, और उस सूरत में स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, या हाँ वो जो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन लेते थे, या हाँ स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, तो वो किससे कंपेयर करनी है? स्टेज ऑफ कंप्लीशन किसकी, कन्वर्जन के एतबार से कि मटेरियल के एतबार से? कन्वर्जन के एतबार से, क्योंकि कन्वर्जन के एतबार से बताई थी बात, ये वो पूरे टाइम ड्यूरेशन को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। तो इसलिए इंस्पेक्शन स्टेज का मुकाबला कन्वर्जन के साथ ही करना है। क्या लिखा? यूनिट्स लिख लिए, इनकी कॉस्ट लिखें। P1 कॉस्ट 60,000, 60,000 रुपए। न्यू मटेरियल कॉस्ट डैश, और कन्वर्जन कॉस्ट 75,000। चलें, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का पूरा हो गया डाटा। अब करंट मंथ डाटा लिखें। कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन, ये है जी 240,000, 2,40,000 रुपये, और ब्रैकेट में यूनिट्स लिखिए 20,000, 20,000। न्यू मटेरियल कॉस्ट 1,40,000 रुपये, 140,000, 140,000, और इसके आगे यूनिट्स कुछ नहीं है क्योंकि नए मटेरियल के कोई क्वांटिटी नहीं आ रही साथ। कन्वर्जन 260,000, 2,60,000, ये हो गए खर्चे। न्यू मटेरियल इज एडेड, न्यू मटेरियल इज एडेड व्हेन प्रोसेस इज 60% कंप्लीट, 60%
क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 2400 यूनिट्स, 2400 यूनिट्स, 50% कंप्लीट, 50% कंप्लीट। अच्छा, वो होमवर्क ऑनलाइन वालों को चूंकि आवाज़ नहीं आ रही होती तो मैंने होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 3 स्प्रिंग 10, और इसका अपना ज़ाती अपना सोल्यूशन भी दिया है आपके कोर्स में, रखा हुआ लेक्चर 41 के नाम से। कहाँ तक लिखा? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है 2400 यूनिट्स और ये 50% कंप्लीट है। और इंस्पेक्शन स्टेज 70% है, 70%। और नॉर्मल लॉस है 5%। अच्छा, नॉर्मल लॉस 5% खामोशी है तो 5% ऑफ इनपुट है। ये जो इंस्पेक्शन स्टेज है ना, इसका इस्तेमाल ही तब है अगर लॉस परसेंटेज ऑफ इनपुट है। अगर मैं सारी इंस्पेक्शन स्टेज ऐसे ही बताता और कहता लॉस 5% ऑफ आउटपुट है तो फिर कुछ नहीं करना इंस्पेक्टेड यूनिट्स का। अगर नॉर्मल लॉस परसेंटेज ऑफ आउटपुट दी होती तो बस फिर वो आउटपुट की परसेंटेज होती, फिर इनपुट का कोई काम नहीं था बीच में, फिर हमें इंस्पेक्टेड यूनिट्स भी ना निकालने पड़ते। हाँ, मतलब 5% ऑफ इनपुट है ना, तो इनपुट इंस्पेक्शन स्टेज है तो फिर वो अंडरस्टूड है कि इंस्पेक्टेड यूनिट्स है। और स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स 8 रुपये, ₹8 पर यूनिट। और एक्चुअल लॉस है 800 यूनिट्स, 800 यूनिट्स। और FIFO भी बहुत है वैसे, है FIFO मेथड है और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन रिक्वायर्ड है। चलिए मैं ही कर देता हूँ क्योंकि आपको कह भी दिया आपने कौन सा कर लेना है, सामने तो बैठे नहीं हुए आप तो इसलिए मैं ही कर देता हूँ। क्वांटिटी स्केड्यूल, अच्छा ये भी किसी ग्रुप में ना बच्चे ने पूछा था या पता नहीं अलग से मैसेज में किया था, क्वांटिटी स्केड्यूल बनाया करें आप। वो तो बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप पहुंचा रहा था, तो तब शुरू में क्वांटिटी स्केड्यूल नहीं बनवाया था, अदरवाइज आप बनाएं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 3000, ट्रांसफर इन 20,000, न्यू मटेरियल नहीं है, उसके यूनिट्स नहीं है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 2400। इंस्पेक्शन स्टेज क्या है? 70%। तो ओपनिंग वाले इंस्पेक्ट अब हुए हैं आके, क्योंकि पिछले महीने ये 45% तक पहुंचे थे, अब हुए हैं। और क्लोजिंग अभी तक नहीं हुए हैं, तो इसलिए ओपनिंग ऐड होंगे और क्लोजिंग लेस होंगे। क्लोजिंग नहीं हुए इंस्पेक्ट तो लेस होंगे ना, नहीं हुए इसीलिए लेस हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट भी याद रख लें, लेकिन फार्मूला भी याद रखें। ओपनिंग ऐड होने हैं अगर उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन इंस्पेक्शन से कम है और क्लोजिंग लेस होने हैं अगर उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन इंस्पेक्शन से कम है तो चूंकि वो यही शक्ल बनी नजर आ रही है तो यहीं पे कर लेते हैं। वरना मैंने कहा था जिन बच्चों को कंफ्यूजन है वो इंस्पेक्टेड यूनिट्स अलग से निकाल लिया करें। 20,600 इस पे लगा लेते हैं नॉर्मल लॉस 5%, 1030, और एक्चुअल लॉस कितना कहा है मैंने? 800। तो इसका मतलब फिर गेन हो गया कितना? 230 का गेन हो गया, क्योंकि लॉस असल में कम हुआ है। तो यहाँ से निकल आएगा आउटपुट 19,800। ये हो गया क्वांटिटी स्केड्यूल। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, अच्छा यहाँ पर एक एतराज़ हो सकता है स्टूडेंट्स को कि जब नया मटेरियल यूनिट्स ही नहीं आ रहे तो फिर उसका कॉलम क्यों बन रहे हैं? तो हम यूनिट्स इनपुट्स के नहीं लिख रहे, ये उस दिन भी जब परसों मैंने किसी बच्चे को समझाया था, हम यहाँ पर यूनिट्स लिख रहे हैं आउटपुट्स के। तो आउटपुट पे तो नया मटेरियल लगा है ना, और उस पर नया मटेरियल भी लगा है, P1 भी लगा है, तो इसलिए चूंकि ये दो अलग अलग तरह की कॉस्ट्स हैं तो इसलिए इनकी ईपी के यूनिट्स आने हैं। और अगर आपको अभी शक पड़ा तो फिर आपको ये भी शक पड़ना चाहिए था कि कन्वर्जन के तो कोई यूनिट्स ही नहीं होते।
तो फिर कन्वर्जन कॉलम क्यों बनता है? तो इसलिए बनता है क्योंकि हम इन कॉस्ट्स का पर यूनिट निकालना चाह रहे होते हैं। तो इन कॉस्ट्स के न्यूमरेटर के लिए इनका अपना अपना डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो ये मैं जो कॉस्ट होनी है ये 3, इनके डिनोमिनेटर में क्या आना है, ये उसके लिए वर्किंग हो रही होती है। तो इसकी भी पर यूनिट कॉस्ट निकलनी है, इसकी भी पर यूनिट कॉस्ट निकलनी है और इसकी भी पर यूनिट कॉस्ट निकलनी है। चूंकि FIFO मेथड है तो ओपनिंग की लाइन आएगी, कितने यूनिट्स हैं? 3000, और इन पे 45% काम हो चुका था, तो बाकी 55 और होगा। कितना? 1650। और लाइन बेशक मैंने मिस कर दी। नया मटेरियल इन पे पिछले महीने लग चुका था या अब लगेगा? अब लगेगा क्योंकि नया मटेरियल 60 पे लगता है आके, तो ये बिल्कुल शामिल होंगे। नहीं होंगे ना सर? होंगे ना, अब लगेगा ना आके। लेकिन न्यू मटेरियल के तो कुछ है ही नहीं वो। तो कन्वर्जन के कितने यूनिट्स हैं? हमने कहा था सर इस जो केस 3 में जो न्यू मटेरियल के तो कोई यूनिट्स है नहीं। तो कन्वर्जन के कौन से यूनिट्स हैं? इस केस में आप नहीं कहा था ना कि अच्छा, कन्वर्जन के यूनिट्स हैं, तो फिर कन्वर्जन में क्यों लिखे हैं? अभी यही तो बता रहा था कि इसमें ये कन्फ्यूजन होगी स्टूडेंट्स को। अभी चंद लम्हे पहले बताया था कि ये कन्फ्यूजन होगी कि जब नए मटेरियल के यूनिट्स ही नहीं आ रहे तो नए मटेरियल के कॉलम में यूनिट्स कितने क्यों हैं। तो हमने यहाँ पर वो यूनिट्स नहीं लिखने होते जो इन हुए हैं, हम यहाँ पर यूनिट्स लिखते हैं जिन पे कॉस्ट लगी है। तो वो आउटपुट है जिन पे कॉस्ट लगी है, वर्क इन प्रोसेस है जिन पे कॉस्ट लगी है, नॉर्मल लॉस है जिन पे कॉस्ट लगी है। तो जो मुकम्मल होकर आउट हुए हैं, क्या उन पे न्यू मटेरियल कॉस्ट नहीं आई भी? तो उनके डिनोमिनेटर में कंप्लीटेड यूनिट्स नहीं आएंगे? आएंगे। तो ये 3000 वो जो चेयर है, हाँ, ये 3000 चेयर्स हैं जो अब पिछले महीने इस महीने ओपनिंग थी, अब वो मुकम्मल होकर बाहर निकली हैं। तो कपड़ा फॉर्म लग के ही बाहर निकली है ना, और इस महीने में इन पे कपड़ा फॉर्म लगा है, पिछले महीने नहीं लग सका था। तो इसलिए कपड़े फॉर्म की कॉस्ट के डिनोमिनेटर में ये 3000 चेयर्स आएंगी। ठीक है। और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड 20 आउटपुट में से 19,800 माइनस 3000 16,800, और ये तीनों में ही आएंगे। देखिए हमने ना यहाँ पर जो यूनिट्स लिखने हैं वो इनपुट वाले यूनिट्स नहीं लिखने हैं कि इतने यूनिट्स आए थे। हम बात कर रहे हैं कि इससे आउट क्या हुआ, इसका आउटकम क्या है। इतने यूनिट्स बन गए, इतने अभी बन रहे हैं और इतने ज़ाया हुए हैं, उन पे जो कॉस्ट लगी हुई है। तो ये जो मैं डिनोमिनेटर में यूनिट्स लिख रहा हूँ, ये ईपी डिनोमिनेटर है, ये उन्हीं 3 के यूनिट्स लिख रहा हूँ, आउटपुट, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस और एब्नॉर्मल लॉस। तो इन पे ये कॉस्ट लगी हुई है ना, तो उनके डिनोमिनेटर में फिर इनके यूनिट्स आने चाहिए। तो ये वो डिनोमिनेटर में उनके यूनिट्स आ रहे हैं। न्यू मटेरियल के कॉलम में यहां पर यूनिट्स लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि न्यू मटेरियल यूनिट्स लेके आया था अपने साथ। न्यू मटेरियल की कॉस्ट इनकर हुई है तो चेयर्स बनी है ना, तो चेयर्स आनी चाहिए ना उसके डिनोमिनेटर में। ये वो चेयर्स हैं। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 2400। P1 इन पे पूरा लग चुका है, नया मटेरियल इन पे अभी नहीं लगा क्योंकि उसने 60 पे लगना था आके। मुकम्मल और कन्वर्जन कितनी है? 50। तो 2400 और 1200। क्या कैमरा यही है? ठीक है। अब नॉर्मल गेन के यूनिट्स कितने हैं? 230। P1 इस पे लग चुकी हुई है। न्यू मटेरियल इससे पहले इनकर हुआ था या बाद में? तो इसका मतलब न्यू मटेरियल भी लगा हुआ था इस पे, और कन्वर्जन तो है। तो P1 हिसाब से पूरा, ये भी पूरा, और 70%। 230 माइनस 230 माइनस 16 माइनस 18970 19570 19489 सही है।
इधर हो गया पूरा। मूव किया करें तो बहुत, मेरे साथ मूव ना किया करें, पहले वहाँ रुका करें कि पॉज कर सके बच्चा। 5 है इसलिए सिर्फ करंट पीरियड कॉस्ट आएगी 240, 140,000, 260,000। नॉर्मल लॉस की रिकवरी 1030 इंटू 8, 8240। 231 760। डिनोमिनेटर है इसका 18970, 19570 और 19489। तो कॉस्ट पर यूनिट बन जाएगी 2822। 7.15। 13.3। ये हो गई पर यूनिट कॉस्ट। Statement of evaluation. Cost of completed units 5 है इसलिए ओपनिंग की लाइन और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड की लाइन। BD कितना 60 और 75 135। फिर इसके अलावा इस पे कन्वर्जन भी लगी है और न्यू मटेरियल भी लगा है। न्यू मटेरियल में आएगा 3000 इंटू 7.15। कन्वर्जन में आएगा 1650 इंटू 13.34। स्टार्टर कंप्लीटेड में आएगा 16800 इंटू वो तीनों 12.22 प्लस 7.15 प्लस 13.34। कैलकुलेट तो कर ही लेंगे। और इसी तरह से कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, इसमें भी तीनों नहीं, इसमें दो आएंगे। एक इसमें P1 लगा हुआ है 2400 इंटू 12.22 और एक इसमें कन्वर्जन लगी हुई है 1200 इंटू 13.34। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन, इसमें तीनों आएंगे, ये तीनों यूनिट्स इनटू वो तीनों रेट्स। ये हो गया जी प्रोसेस 2। इस चैप्टर के 3 हिस्से बांटे थे मैंने। कैलकुलेशंस करवानी शुरू की थी और अब कैलकुलेशंस के बाद आता हूँ डबल एंट्रीज पे। एक हिस्सा मैंने कहा था हम कैलकुलेशंस करेंगे और कुछ 11-12 लेक्चर लगा दिए इस पे, और फिर उसके बाद लिखा था डबल एंट्रीज। तो अब डबल एंट्रीज पे आते हैं। उसके लिए काम ये करें, कर लें, अभी कर लें। मैंने एक चैप्टर के नोट दिए थे डबल एंट्रीज वाले, यस सर, उन पे ज़रा नज़र मारें। इनमें से मैंने पहले पेज पे ही काफ़ी सारी एंट्रीज समझाई थी। कुछ पहले खुद की हुई थी, कुछ मैंने नई एक्सप्लेन की थी। कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन नाम का चैप्टर था।
इसमें फ़िलहाल जो मैं इस चैप्टर में यूज़ करने लगा हूँ वो सिर्फ वो हैं जिनमें वर्क इन प्रोसेस इस्तेमाल हो रहा है, बस वही दोबारा देख लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल वर्क इन प्रोसेस को जब इशू हो रहा है तो क्या एंट्री हो रही है? तो वो डायरेक्ट मटेरियल इशू हो रहा है। डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन को इशू हो रहा है, तो जो डायरेक्ट देख के बता दो। वो तीसरी एंट्री, इन्वेंट्री, तीसरी एंट्री। हाँ, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री जो होगा वो डेबिट होगा और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगा, बस ठीक है, हो गया। फिर इसके बाद अगला वर्क इन प्रोसेस कब आया? जब वो नहीं, क्या मतलब और आगे कहाँ वर्क इन प्रोसेस है? आगे जब वो मटेरियल लॉस हो रहा है नहीं, उसमें जो रॉ मटेरियल उसमें कहाँ है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री? उसमें कली है, लेबर चार्ज हुआ है, चार्जेस वेजेस टू हाँ, तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट, वेजेस कंट्रोल क्रेडिट। और कहाँ हुआ है? और फिर जो एफओएच अप्लाई टू, जो एफओएच अप्लाइड था, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, एफओएच कंट्रोल क्रेडिट, ठीक है। और वर्क इन प्रोसेस कहाँ इस्तेमाल हुआ है? सर ये गुड मैन्युफैक्चर्ड, हाँ, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट और फिनिश गुड्स डेबिट। फिलहाल ये इतना ही रिवाइज करवाना था, बस ये नोट्स वापस रख दें। जितनी भी थी कैलकुलेशन सारी होगी। हाँ जी, बस आगे अब जॉइंट बाई प्रोडक्ट है। डबल एंट्रीज के लिए जितना चाहिए था वो हो गया, यानी या तो सवाल, अब जैसे हमने काफ़ी सारे पास्ट पेपर्स के सवाल किए हैं तो वो हो गए मुकम्मल सारे। अब वो सवाल कराने लगा हूँ जिसमें आपसे डबल एंट्रीज या टी अकाउंट पूछे होंगे, उसके लिए मेहनत यही सारी हो रही होगी जो अब तक की है। बस डबल एंट्रीज और टी अकाउंट नई चीज़ है, वो सिखा रहा हूँ। अब इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा एंट्रीज और टी अकाउंट्स। कैलकुलेशंस जो की थी ना, वही सारी मेहनत यहां काम आनी है। अच्छा, अब मैं करूंगा ये कि आपसे सवाल में जनरल एंट्रीज मांगी जा सकती हैं, तो उसके लिए मैं इस चैप्टर में कुछ नई एंट्रीज भी बता रहा हूँ, और वो जो कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन में बताई थी उनमें से सिर्फ वो एंट्रीज रिवाइज करवा रहा हूँ जिसमें वर्क इन प्रोसेस डेबिट क्रेडिट हो रहा है। बाकी एंट्रीज अपनी जगह आपको आती हैं, आनी चाहिए। वो जो एंट्रीज 10-12 एंट्रीज की थी ना, 10-12-13, वो सारी एंट्रीज आपको याद होनी चाहिए। अगर सवाल टेस्ट होगा प्रोसेस के ऊपर और जनरल एंट्रीज का सवाल होगा तो वो उनमें से भी कुछ एंट्रीज हो सकती हैं जो मैं अब रिवाइज नहीं करवा रहा, वो तब बता दी थी। अभी मैं सिर्फ उतनी रिवाइज करवा रहा हूँ जिनमें वर्क इन प्रोसेस डेबिट क्रेडिट होना है, और उसके अलावा उनके अलावा कुछ और नई एंट्रीज भी आज बताऊंगा। अब मैं करने ये लगा हूं कि बोर्ड पे बना रहा हूं मैं टी अकाउंट्स, एंट्रीज बोलूंगा ज़बानी, वो आप साथ साथ लिखिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड जो सबसे मेन अकाउंट है वो अकाउंट होता है वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट। वर्क इन प्रोसेस भी कह सकते हैं इसको, और जो भी नाम है ना, जैसे हो सकता है कि कटिंग प्रोसेस, स्टिचिंग प्रोसेस, तो उसका साथ नाम आ जाएगा और प्रोसेस, यानी स्टिचिंग प्रोसेस या प्रोसेस ए अकाउंट। वर्क इन प्रोसेस का नाम भी ठीक है। आपसे इसका टी अकाउंट पूछा जा सकता, और ये आम टी अकाउंट से डिफरेंट है थोड़ा सा। इसमें हम रुपीस का कॉलम रखते थे ना, अब रुपीस का कॉलम भी होगा एक, और यूनिट्स का कॉलम भी होगा। कितना बड़ा टी करना है? मेरे ख्याल में 8-10 लाइनें तो चाहिए इसके लिए, ज़्यादा ही रख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर लिखी हुई चीज़ों की ना फिर कुछ लेबलिंग करूँगा। मैं तो यहाँ दायरा लगा के यहाँ ले आऊँगा, तो आप तो फिर नीचे ही लिखेंगे, तो इसके लिए आप पूरा पेज ही लगा लें। एक अकाउंट ये बनता है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अकाउंट है। इसके साथ कुछ और अकाउंट्स भी बनते हैं, जिनमें से एक अकाउंट है स्क्रैप इन्वेंट्री का। क्या लगता है नाम से? जो मतलब कि जो खराब हो गई, हाँ, जो डिफेक्टिव यूनिट्स हैं वो भी तो हमने स्टोर में ला के रखने हैं और उनको फिर आगे बेच देना है कबाड़ियों को। और इसमें भी ऐसे ही है, रुपीस भी हैं और यूनिट्स भी हैं।
को 4 5 6 लाइनें इसमें लगेंगी और एक और अकाउंट बन रहा है एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट। ये भी रुपीस और यूनिट्स। और एक अकाउंट और बनाऊंगा, लेकिन अभी उससे कंफ्यूजन ना हो जाए, तो पहले मैं एबनॉर्मल लॉस पूरा कर दूंगा, उसके बाद वो एबनॉर्मल गेन का अकाउंट बनाना है मैंने, लेकिन अभी नहीं, वो चौथा अकाउंट वो बनाऊंगा। बस ये 4 अकाउंट बना रहा हूँ। इसके लिए तकरीबन पूरा पेज रख लें, बाकियों के लिए 5 लाइनें और एक और अकाउंट एबनॉर्मल गेन 5 लाइनें उसके लिए बननी है। टी अकाउंट सामने बोर्ड पे बन रहे हैं और मैं टी अकाउंट में फिगर्स लिखता जाऊंगा, फिगर्स नहीं मतलब आइटम्स, और साथ साथ उनकी एंट्रीज भी बोलता जाऊंगा, वो फिर आप अपने पास अगले पेज पे नोट करते जाएंगे। अब ये 4 अकाउंट की जगह होगी ना, चौथा अकाउंट भी बनेगा ना, एक एबनॉर्मल गेन का बनेगा, जो मैं अभी बोर्ड पे नहीं बना रहा क्योंकि अभी मुझे इसकी फौरन जरूरत नहीं है उसकी। बस यही 4 अकाउंट। हाँ, इनमें से वो ज़्यादातर तो प्रोसेस अकाउंट ही पूछता है, लेकिन कंप्लीटनेस के लिए मैं आपको सारी बता रहा हूँ और आपको आसानी हो इसलिए मैं यहाँ जो जो लाइनें लिखूंगा ना उनकी फिर नंबरिंग कर दूंगा और उन नंबरिंग से एंट्रीज बता दूंगा। अच्छा, अब मैंने इसमें आपकी अकल से एक बात उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं इसको प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 दोनों के हिसाब से बनवा रहा हूँ। अभी आपने अपनी अकल लगानी है कि मैंने यहाँ पर ट्रांसफर इन लिखा होगा तो प्रोसेस 1 वाले में थोड़ी आ रहा होगा ट्रांसफर इन, तो इसलिए मैं चूंकि आपको कंबाइंड अकाउंट बना रहा हूँ, लेकिन इसमें आपकी अकल से भी कुछ ना कुछ उम्मीद कर रहा हूँ। बना लिए? जो सवाल में अब तक मैंने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस दिया होता था उसके जो यूनिट्स होते थे वो यहां होंगे BD, और उसकी जो अमाउंट दी होती थी वो यहां पर आएगी। और ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि जैसे स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में हम जो BD लिखते ये वो BD है सर, जो BD की लाइन। हाँ, ये वो है, क्योंकि अगर टी अकाउंट के हिसाब से देखें तो BD मतलब इस साइड पे BD, तो वो जो स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में हम BD की लाइन लिख रहे होते हैं, ये फिगर हम कैसे बनाते हैं? जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में P1 मटेरियल वर्कर दिए थे ना, ये वो फिगर है। तो ये वेटेड एवरेज में नहीं आएगी? नहीं, वेटेड एवरेज में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस तो होता ही है ना। ठीक है, होता है। तो जो आपको उसकी ओपनिंग कॉस्ट दी होती है ये वो फिगर है। वो तो मैंने सिर्फ टैली करने के लिए बताया कि स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में भी तो हम BD कह रहे होते हैं ना, तो वो ये BD ही होता है। वेटेड एवरेज में लाइन आएगी क्योंकि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस तो होगा, तो जो उसकी साल महीने के शुरू में ओपनिंग की कॉस्ट दी होती है ये वो फिगर है। टोटल इसलिए कह रहा हूं कि 2-3 कंपोनेंट से मिला के लिख दें। और इस साल में और क्या होगा, इस महीने में, इस प्रोसेस में मजीद क्या इन होगा? अगर ये प्रोसेस 1 का सवाल हुआ तो ट्रांसफर इन नहीं है, प्रोसेस 2 का हुआ तो ट्रांसफर इन भी होगा, यूनिट्स होंगे और अमाउंट होगी। ये अमाउंट कौन सी होगी? कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन, ये वही होगी। उसमें कंप्लीट P1 की मटेरियल की वो तो एक ही अमाउंट दी होगी ना। हाँ ठीक है, वो तो अमाउंट ही एक दी होगी, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन। या मैंने जो एक प्रोसेस 2 शुरू कराते हुए एक सवाल कराया था जिसमें प्रोसेस 1 बनवाया था फिर उसी को लेके आगे चला था, तो प्रोसेस 1 में जो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स की फिगर निकल आई थी 1177 कुछ, ये वो फिगर है। ये वही फिगर है जो हम कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन लगते थे, ये वो फिगर है। और अगर ये प्रोसेस 1 हुआ तो डायरेक्ट मटेरियल आ रहा होगा। अच्छा, और आपकी अकल पे जो चीजें छोड़ रहा हूं, अगर ये वो केस 3 वाला हुआ जो अभी किया है तो इसके सामने यूनिट्स आ रहे होंगे, इसके सामने यूनिट्स नहीं आ रहे होंगे। तो इतनी चीजें मैं आपकी अकल से उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि ये जब मैं यहां पर करने लगा हूं ना, ये है सब वही जो अभी तक 10-12 दिन से करते आ रहे थे, सिर्फ उसको टी अकाउंट की शक्ल में लिखा है। जी जी बिल्कुल, ये सब वही अमाउंट्स हैं। और लेबर, अब चूंकि एंट्रीज हो सकती है ना, तो लेबर और ओफेज की एंट्री तो अलग अलग ही है, तो इसलिए लेबर अलग और एफओएच अलग। और एफओएच कौन सा वाला है? ये अप्लाइड वाला। और ये सिर्फ फिगर्स ही होंगी, यूनिट्स नहीं इनके होते सामने। और वर्क इन प्रोसेस से आउट क्या क्या होगा? प्रोसेस से आउट क्या, प्रोसेस का आउटकम क्या क्या होगा? फिजिकली सोचें, जो बन के आगे जा ले, ट्रांसफर आउट। यूनिट्स भी होंगे और इनकी अमाउंट भी होगी।
वो जो टोटल अमाउंट होगी, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स की टोटल अमाउंट। वेटेड एवरेज हुआ तो सिंगल ब्रैकेट से आ जाती है, 5 हुआ तो 3-4 लाइनें ऐड करके आती है, ये वो अमाउंट है। ये मैं ना अभी लेबलिंग भी कर देता हूँ कि ये अमाउंट कैसे निकलेंगी। और क्या क्या होगा, नॉर्मल लॉस होगा, नॉर्मल लॉस होगा तो इसके यूनिट्स भी होंगे। अमाउंट क्या होती है इसकी, अगर कोई होती है तो कॉस्ट तो होती नहीं है इसकी, जो इसकी स्क्रैप वैल्यू होती है, अगर वो ना हो तो फिर ये जीरो, उसके ये जीरो, यूनिट्स होंगे, इसके यूनिट्स होंगे। और इसके अलावा एबनॉर्मल लॉस हो सकता है, इसके भी यूनिट्स होंगे, और अमाउंट इसकी टोटल कॉस्ट, एब्नॉर्मल गेन उधर आएगा, वो इधर आएगा। वो फिर मैं नॉर्मल गेन के अकाउंट के साथ लिखूंगा, बल्कि लिखने को तो चलो अभी लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ। इसके यूनिट्स भी होंगे और इसकी अमाउंट भी होगी। अच्छा, ये ना मैं इधर काटे काटे लगा रहा हूँ और इधर टोटल कॉस्ट कह रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि ये तो फिगर सीधी सीधी गिवन होती हैं, ये हमने खुद कैलकुलेट की होती हैं। तो टोटल इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो मटेरियल कन्वर्जन मिला के अमाउंट बनी होती है वो, इसलिए मैं टोटल कॉस्ट कह रहा हूँ। ये तो एज इट इज फिगर्स गिवन होती हैं। और होगा इसका सीडी, वो दोनों आ गए ना, तो एक्चुअल लिखा तो डबल हो जाएगा। क्लोजिंग और उसके यूनिट्स हो गए और उसकी कॉस्ट हो गई। चूंकि डेबिट क्रेडिट पे दो कॉलम्स हैं, तो फिर इनके टोटल भी ये दो हो गए। टोटल करने नहीं करने कोई बात नहीं, लेकिन करने हैं तो दो। ये प्रोसेस का टी अकाउंट है। अब रही बात कि ये फिगर्स मिलेंगी कैसे, ये गिवन होगी। इनफैक्ट ये सारी ही गिवन ही होती हैं। ये तो सवाल में गिवन होती हैं। कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन, मटेरियल कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, ये तो गिवन होती है। ये भी गिवन होगी। अब रह गया मसला ये और ये। इनके लिए हम वर्किंग के अंदर स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बना रहे होंगे, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन तो मांगी नहीं होगी शायद, हम वर्किंग में बना रहे होंगे। बल्कि जो कैलकुलेशन आसानी से संभाल सकता है वो बेशक यहीं ब्रैकेट में ही सारी कैलकुलेशन कर दे। ये प्रोसेस अकाउंट है, इसको नोट कर लें, फिर मैं डबल एंट्रीज बताता हूं। उधर ही रहिए। हाँ जी, डन। चलें, अब मैं आपको डबल एंट्रीज बताता हूँ और इन सब की बताता हूँ तो नंबरिंग करता जाता हूँ। नंबर 1, अच्छा इस एंट्री में भी मैं आपसे अकल की उम्मीद कर रहा हूँ। नंबर 1, ये क्या है ना ये क्या है जी, ट्रांसफर एम फ्रॉम P1। अच्छा, अब इसमें आपसे अकल की उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आप P1 P2 की बजाय उन प्रोसेस के नाम यूज़ करेंगे जो सवाल में वाकई हैं।
तो नंबर 1 की नरेशन हो गई, यानी आपके लिए अंग्रेजी कि किस चीज़ की एंट्री है, तो ये एंट्री है ट्रांसफ़र इन फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, ये अंग्रेजी हो गई। आपने एंट्रीज याद रखनी है तो अंग्रेजी भी तो याद रखनी है ना, किस बात की एंट्री है। तो नंबर 1 क्या है, ट्रांसफ़र इन फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस। अब एंट्री क्या करें, ये वाला प्रोसेस डेबिट और वो वाला प्रोसेस क्रेडिट। अब ये वाला वो वाला को वर्क इन प्रोसेस 2 और वर्क इन प्रोसेस 1 कह देते हैं। तो वर्क इन प्रोसेस 2 डेबिट, वर्क इन प्रोसेस 1 क्रेडिट। ये वाला प्रोसेस डेबिट क्योंकि ये वाला है ना इधर, और पिछला प्रोसेस क्रेडिट। तो अब उसको वर्क इन प्रोसेस, आपने ये वाला वर्क इन प्रोसेस और वो वाला करके लिखना है तो आपकी मर्जी है। प्रोसेस 2 प्रोसेस 1 क्या के लिखना है आपकी मर्जी है। 1 2 ठीक है। तो वर्क इन प्रोसेस 2 डेबिट और वर्क इन प्रोसेस 1 क्रेडिट। अच्छा, अब बाकी एंट्रीज में ना मैं बार बार वर्क इन प्रोसेस 2 या वर्क इन प्रोसेस 1 नहीं कह रहा हूँ। इस टी अकाउंट की एंट्रीज लिख रहे हैं तो मैं अगर आपको वर्क इन प्रोसेस डेबिट क्रेडिट कराऊंगा तो वो कौन सा वर्क इन प्रोसेस होगा, ये वाला जिसका बना रहे हैं, जो भी सवाल में है जिसको हम बना रहे हैं। तो वो बार बार वर्क इन प्रोसेस का मैं नाम रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बस वर्क इन प्रोसेस बोलूंगा। नंबर 2, इसकी अंग्रेजी क्या लिखें, ये क्या है, डायरेक्ट मटेरियल इशूड टू प्रोसेस। डायरेक्ट मटेरियल इशूड टू प्रोसेस क्या एंट्री हो गई, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, वर्क इन प्रोसेस कर लें, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कर लें, वर्क इन प्रोसेस भी काफ़ी है। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, नंबर 2 बता रहा हूँ। नंबर 2 की अंग्रेजी दोबारा सुने, डायरेक्ट मटेरियल इशूड टू प्रोसेस। एंट्री वर्क इन प्रोसेस डेबिट, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। ये क्या है जी, डायरेक्ट लेबर चार्ज्ड टू प्रोसेस। डायरेक्ट लेबर चार्ज्ड टू प्रोसेस। क्या एंट्री करें, वर्क इन प्रोसेस डेबिट और वेजेस कंट्रोल क्रेडिट। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, वेजेस कंट्रोल क्रेडिट। तो वेजेस कंट्रोल के नहीं अकाउंट बन रहे होते, वेजेस कंट्रोल वगैरह वर्किंग। इस चैप्टर में मेनली आपसे ये अकाउंट पूछा जा रहा होगा, यानी प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल है तो मेनली ये अकाउंट होता है। वो साथ वाले भी चूंकि नए हैं ना इसलिए मैंने बनाए हैं। नंबर 4, अच्छा जब उस चैप्टर पे मैं ऑफिशियली जाऊंगा ना, अभी तो मैंने सिर्फ उसकी कुछ एंट्रीज बताई थी, जब उस पर ऑफिशियली जाएंगे तो फिर हो सकता है उसमें टी अकाउंट्स भी टेस्ट हो, तो फिर बाकी टी अकाउंट भी वहाँ पर प्रैक्टिस देखेंगे। नंबर 4 अंग्रेजी क्या बनी, FOH अप्लाई टू प्रोसेस। और एंट्री क्या बन गई, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, FOH कंट्रोल क्रेडिट। नंबर 5 की अंग्रेजी क्या बना लें, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट। एंट्री क्या बनेगी, ये वाला प्रोसेस क्रेडिट, और अगर ये आखिरी था तो फिनिश गुड्स डेबिट, और अगर ये आखिरी नहीं है तो अगला प्रोसेस डेबिट। ये वाला वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट और फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डेबिट अगर ये आखिरी था तो, और अगर ये आखिरी नहीं था तो अगला वाला वर्क इन प्रोसेस डेबिट। अब आप इसको अगले वाले वर्क इन प्रोसेस और पिछले वाला वर्क इन प्रोसेस की बजाय आप इसको ऐसे कहना चाहे कि वर्क इन प्रोसेस 3 डेबिट, वर्क इन प्रोसेस 2 क्रेडिट, या जैसे आपको आसानी हो। जिस प्रोसेस अकाउंट का सवाल है ना वो वाला अकाउंट क्रेडिट और अगला वर्क इन प्रोसेस डेबिट, और अगर ये आखिरी था तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डेबिट। नंबर 6 लिखें, नॉर्मल लॉस रिकॉर्डेड इन प्रोसेस अकाउंट। नॉर्मल लॉस रिकॉर्डेड इन प्रोसेस अकाउंट। अब इसकी एंट्री समझें। अगर एबनॉर्मल फिलहाल इग्नोर कर दें तो असल में कितना लॉस हुआ, अगर एबनॉर्मल इग्नोर कर दें तो एक्चुअली कितना लॉस हुआ,
जो नॉर्मल है, तो हम यहाँ से निकाल के उसके यूनिट्स को ख़राब यूनिट्स में ले जाएंगे। और वो ख़राब यूनिट्स कहाँ रखे हुए हैं? स्क्रैप इन्वेंट्री। तो स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। एंट्री नंबर 6 स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। नॉर्मल लॉस के यूनिट्स आ जाएंगे और इस एंट्री की अमाउंट क्या होगी? जो स्क्रैप वैल्यू है, इसकी स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल लॉस की, मतलब जो अमाउंट टोटल है। एंट्री नंबर 6 दोबारा सुने, स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट, क्योंकि अब यूनिट्स यहां से निकाल के वहां लेके जा रहे हैं, तो स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। लेकिन नहीं, और ज्यादा जाया हो गए, फिर उनको भी यहां से निकालना है एबनॉर्मल, तो इनको भी निकाल देते हैं। नंबर 7 एबनॉर्मल लॉस रिकॉर्डेड इन प्रोसेस अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस रिकॉर्डेड इन प्रोसेस अकाउंट। लेकिन ये किस अमाउंट पे रिकॉर्ड हो रहे? टोटल कॉस्ट। तो फिर इसको भी वहां नहीं लेके जाना, इसको यहां लेके आएंगे। इसके होंगे यूनिट्स और इस एंट्री की अमाउंट क्या है? इनकी कॉस्ट। एंट्री नंबर 7 दोबारा सुन लें, एबनॉर्मल लॉस रिकॉर्डेड इन प्रोसेस अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। एबनॉर्मल लॉस डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। अच्छा हैं तो ये खराब ना, तो इनको लेके तो वहीं जाना है इनके बाकी भाइयों के साथ, तो फिर यहां से वहां ले जाएं। अब एंड आ गया है, यानी ये क्रेडिट और वो डेबिट। लेकिन इन भाइयों के साथ किस अमाउंट पे ले जाना है? हाँ, लेकिन खराब के इनके साथ किस वैल्यू पे ले जाना है? क्योंकि आगे कबाड़ियों को बेचना है, स्क्रैप वैल्यू पे। तो अब जो अगली एंट्री होगी, नंबर 8 लिखें। नंबर 8 ट्रांसफर ऑफ एबनॉर्मल लॉस टू स्क्रैप इन्वेंट्री। ट्रांसफर ऑफ एबनॉर्मल लॉस टू स्क्रैप इन्वेंट्री। एबनॉर्मल लॉस से वहां लेके जाना है, तो स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट और एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट। इस अकाउंट से यूनिट्स वहां लेके जाने हैं ना, तो यहां से क्रेडिट और वहां डेबिट। अब एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स यहां आए थे, अब यहां से वहां चले गए, लेकिन आए थे कॉस्ट पे और वहां जा रहे हैं स्क्रैप वैल्यू पे। एंट्री नंबर 8 दोबारा सुने, ट्रांसफर ऑफ एबनॉर्मल लॉस टू स्क्रैप इन्वेंट्री। स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट, एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट। एबनॉर्मल लॉस के टी अकाउंट में अभी इस वक्त क्या, एक डेबिट आ गया, क्रेडिट आ गया, दोनों अमाउंट्स बराबर है? नहीं, फर्क है। मोस्ट प्रोबेबली, बल्कि यकीनन ज्यादा कौन सी है? ज्यादा, ये टोटल कॉस्ट ज्यादा है। तो इस टी अकाउंट को अगर बैलेंस करें तो बैलेंसिंग फिगर किस साइड पे आएगी? क्रेडिट साइड पे। जो इस एंट्री की, जो इस अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर होगी वो P&L में जाएगी। जो इस टी अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर होगी वो P&L में जाएगी। और ये बैलेंसिंग फिगर अगर न्यूमेरिकली कैलकुलेट करें तो कैसे बन रही होगी? एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट माइनस उसकी, तो ये अब वो वैरायटी नंबर 2 जब मैंने आपको बताया था कि एबनॉर्मल लॉस P&L में कितना जाता है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, तो वो ये वजह थी। अब इस टी अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर ये P&L में जाएगी। तो एंट्री नंबर 9 लिखें, चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस टू P&L। चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस टू P&L। और एंट्री क्या बन गई? P&L डेबिट और एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट। अच्छा, एग्जाम में अगर डबल एंट्रीज मांगी हो तो एग्जाम में आप एंट्री नंबर 8 और एंट्री नंबर 9 अलग अलग करने की बजाय कंपाउंड कर लेना। तो एंट्री नंबर 9 के नीचे लिखें कि एग्जाम क्वेश्चन में हम 8 और 9 को कंपाउंड बना लेंगे।
और उसकी कंपाउंड शक्ल भी बता देता हूँ। एग्जाम क्वेश्चन में अगर डबल एंट्रीज मांगी है ना तो हम 2 एंट्रीज पे टाइम नहीं ज़ाया करेंगे, अगर करना है तो कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर नहीं तो कंपाउंड एंट्री भी बता देता हूँ। एंट्री 8 और 9 की अगर एग्जाम में एंट्रीज मांगी हैं तो जो 8 और 9 है ना वो हम कंपाउंड बना के भी कर सकते हैं, और वो कंपाउंड क्या शक्ल बनेगी वो भी बता देता हूँ। हाँ जी बताएं क्या शक्ल बनेगी। 8 और 9 एंट्री को कंपाउंड करके सोचें। पीएनएल डेबिट हो जाएगा। शाबाश, कितने से? वो जो बैलेंसिंग फिगर, बिल्कुल ठीक है। और स्क्रैप इन्वेंटरी डेबिट होगी कितने से? जो स्क्रैप वैल्यू से। और जो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा कितने से? जो वो ये इसी एंट्री 8 एंट्री 9 पे और करो। एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट हो जाएगा ना किससे? टोटल कॉस्ट 8 और 9 की एंट्री पे गौर करो ना, कंपाउंड करके। यस सर। तो ये टोटल कॉस्ट हाँ नहीं ना, फिर से बोलो। टोटल कॉस्ट स्क्रैप इन्वेंट्री कितने से डेबिट होगी? जो स्क्रैप वैल्यू ठीक है। पीएनएल पीएनएल जो बैलेंस दोनों का डिफरेंस है। और नॉर्मल लॉस कितने से क्रेडिट होगा? इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को ऐड करके, यानी टोटल कॉस्ट से। टोटल कॉस्ट। तो कंपाउंड एंट्री ये बन जाएगी 8 और 9 की। एग्जाम में आप 8 और 9 अलग अलग ना करें, कंपाउंड एंट्री कर दें। यहाँ तो अलग अलग ही लिखेंगे, लेकिन अगर एंट्रीज मांगी हैं तो कंपाउंड एंट्री बन जाएगी स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट, पीएनएल डेबिट और एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट। और एबनॉर्मल लॉस की एंट्री अमाउंट किस क्या होगी? टोटल कॉस्ट। स्क्रैप इन्वेंट्री की अमाउंट क्या होगी? एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स की स्क्रैप वैल्यू, और उनका जो डिफरेंस है वो पीएनएल। ये अकाउंट पूरा हो गया। इस साइड पे देखें तो अभी इस अकाउंट में क्या है? मिसाल के तौर पे नॉर्मल लॉस थे 100 यूनिट्स और एबनॉर्मल लॉस थे 30 यूनिट्स, तो असल में फिर 130 हुए। ये 100 ये 30, यानी असल में 130 खराब है ना, तो भैया 130 हो गए। 100 और 30 130 हो गए। क्या करें इन खराब का? बेच दें। तो क्या एंट्री हो जाएगी? तो ये अच्छा कितने का बेचेंगे? जितने को इतने का, तो क्या एंट्री हो जाएगी? स्क्रैप इन्वेंटरी यानी पीएल इनकम डेबिट हो। बेच रहे हैं हम, पैसे आ रहे हैं। हाँ तो वो इनकम क्रेडिट होगी ना। स्क्रैप इन्वेंट्री में कुछ यूनिट पड़े हुए हैं जो हम उठा के बेचने लगे, ये अकाउंट तो क्रेडिट होगा, क्रेडिट हो जाएगा। स्क्रैप इन्वेंटरी और पैसे आ रहे हैं, तो इनकम में जाएगा। कैश डेबिट, कैश डेबिट स्क्रैप इन्वेंट्री क्रेडिट। तो एंट्री नंबर 10 हो जाएगी। एंट्री नंबर 10 अंग्रेजी लिखें सेल ऑफ डिफेक्टिव यूनिट, जो कि पूरे 130 हैं, और वही 130 हम बेच देंगे, तो उन्हीं 130 यूनिट्स की पूरी स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी। एंट्री नंबर 10 कैश डेबिट स्क्रैप इन्वेंट्री क्रेडिट। इसमें नहीं पीएनएल आएगा क्योंकि इतने ही के तो बेचेंगे आगे। ये हमारी इनकम होगी ना, वो हो गई ऑलरेडी, ठीक है। वो ऑलरेडी हमने कॉस्ट में से कम कर ली। कैश डेबिट स्क्रैप इन्वेंट्री क्रेडिट। सारा नोटेड? यस सर। ये टी अकाउंट नहीं बनाए? बना लिए हो गए सारे। हो गया पूरा बोर्ड? ठीक है। अब नॉर्मल गेन वाले अकाउंट पे आ जाते हैं। कितनी हो गई हैं? 10, ये 11। यार असर का टाइम थोड़ा रह जाएगा, चलें इसको मैं कल कंटिन्यू कराता हूँ क्योंकि अभी 2-4 एंट्रीज और करानी है। ठीक है, यहाँ से इंशाल्लाह कल करते हैं कंटिन्यू।